अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग भी? अच्छा जी, आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है MTH 101 उसका क्विज़ नंबर 2 आ चुका है। तो हमने इसमें 10 MCQs हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। टोटल 10 नंबर का है। तो मैं आप लोगों के लिए 2 क्विज़ लेकर आई हूँ यहाँ पे। तकरीबन 20 MCQs हैं। तकरीबन इसलिए कि 2-3 जो हैं वो मैंने सेव नहीं किए क्योंकि रिपीट हो गए थे। तो 17 या 18 MCQs होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिटेल से हम सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इफ़ n गोज़ फ्रॉम 1 to any large even number then the summation of -1 whole power n is equal to। अब स्टेटमेंट की आपको कुछ समझ नहीं आई होगी कि क्या है, तो चलिए मैं समझाती हूँ। इफ़ n गोज़ फ्रॉम 1 to any large even number, के n की जो वैल्यू है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है? किसी भी इवन नंबर पे एंड हो रही है। ठीक है, इवन नंबर पे एंड हो रही है। तो उसका जो समेशन होगा, समेशन हम कैसे लिखते हैं? सम की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो वो सम आपने निकालना है इस टर्म का, -1 होल पावर n। तो इसको ना पहले हम देखते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। देखें, ये तरीका होगा इसको लिखने का, यानी -1 होल पावर n का आपने ले लेना है समेशन। ठीक है, और उसमें जो n की वैल्यू है वो स्टार्ट करनी है 1 से और ख़त्म करनी है आपने इवन नंबर पे। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2n लिख दिया। आप कोई भी इवन नंबर लिख सकते हैं, 4 लिख लें, 8 लिख लें, 6 लिख लें, 10, 12 जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखें, n की जब हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, समेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप n की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और दरम्यान में प्लस लगाते जाएं। समेशन यही होता है ना कि टर्म्स को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n की जगह आपने पुट कर देना है 1, तो -1 की पावर 1, फिर प्लस लगा के n की अगली वैल्यू 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे इसकी पावर में हम 2 पुट कर देते हैं, प्लस लगा के -1 की पावर में 3 पुट कर दें, प्लस लगा के -1 की पावर में 4 पुट कर दें। मैं इसको सिर्फ 4 तक लेकर गई हूँ ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए कि कैसे करना है। आप इसको 6, 8, 5 तो नहीं हम लिख सकते क्योंकि ऑड तक नहीं लेके जाना, हमने इसे इवन नंबर तक लेकर जाना है। तो पावर 4 तक मैंने लिखा है, आप इसको किसी भी बड़ी पावर तक लेकर जा सकते हैं। अब देखें, अगर आप पावर खोलते हैं तो ये पहले भी मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस आता है। ठीक है, और अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये ऑड पावर है ना, तो -1 आ जाएगा, और ये इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑड पावर आ गई तो -1, फिर इवन पावर है तो +1। अगर आपने 5 और 6 भी लिखा हुआ है तो फिर एक दफ़ा और -1 और +1 आ जाएगा। अब देखें, ये वाला -1 जो है वो इस +1 से कट हो जाएगा, ये -1 इस +1 से कट हो जाएगा, और आगे भी अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो वो भी आपस में कट हो जाएंगी। तो ओवरऑल जितनी मर्जी हम टर्म्स ले लें, हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। किस सूरत में? अगर हम इस समेशन को किसी इवन नंबर पे एंड करते हैं तो। ठीक है, तो ये गौर से ज़रा आपने स्टेटमेंट को दोबारा से देख लेना, नहीं समझ आई तो वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लें। ठीक है, तो हमने यहाँ से 0, ये 1 गलत मार्क हुआ है, 0 आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज हुज nth टर्म इज n इज इक्वल टू डैश। आपने बताना है कि समेशन लेना है। सम का मतलब क्या है? समेशन, यानी सिग्मा लगाना है आपने, और कौन सी टर्म्स का लगाना है? जिनमें क्यूब हो, सारी टर्म्स का क्यूब हो। तो इसके लिए ना आपको 3 रिजल्ट्स याद करने हैं। देखें, इन तीनों में से कोई भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। हमसे उन्होंने ये वाला पूछा, एंड वाला, कि जिसमें सारी वैल्यूज़ की देखें क्यूब लिए हुए और ये ख़त्म हो रहा है n तक, यानी इसकी nth टर्म जो है वो n है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 होल पावर 2। ये लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है, शायद 27 में होगा, 27 में शायद होगा। उसमें ये 3 रिजल्ट्स दिए हुए हैं, तो ये तीनों आपने याद करने हैं। ठीक है, अगर k हो यानी कोई भी पावर नहीं है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर सारे नंबर्स का स्क्वायर हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर सारे नंबर्स का क्यूब हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि उन्होंने क्यूब के बारे में पूछा है तो हम n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर था ना, तो इसलिए हम ये चूज़ करें, स्क्वायर ऑफ n इंटू n+1/2। नेक्स्ट है, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन टू बी 8 फीट बाय 12 फीट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब है कि लेंथ और विड्थ दी हुई है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हम 8 लिख लेते हैं, ब्रेथ हमें 12 दी हुई है, दोनों को ऐड कर दें, 20, 22 आर 40। ठीक है, ईजी पीजी। 40 यहाँ पे हमारे पास MCQ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इफ़ k गोज़ फ्रॉम 0 to n। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना समझना पड़ेगा आपको गौर से, थोड़ा सा मुश्किल है। आज के जो मैंने क्विज़ किया ना, जो पहले 10 MCQs हैं वो थोड़े से टफ़ आए थे, अगले 10 बड़े आसान थे। तो ये इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह समझ लें तो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि इफ़ k
गोज़ फ्रॉम 0 to n, कि k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और n तक जा रही है, और समेशन आपने लेना है किसका, साइन k का। तो पहले इतनी चीज़ देख लेते हैं, इतने को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यूँ लिखेंगे, साइन k का हमने समेशन लेना है और k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। ये तो हो गया हमारा इतना पार्ट क्वेश्चन का। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो नीचे ऑप्शंस है ना, इनमें से कौन सा करेक्ट है अगर इसकी जो लोअर लिमिट है ना उसको हम 5 बना दें। अच्छा, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, ये आप लोगों ने अगर लेक्चर सुने हैं तो आपको पता होगा, नहीं सुने तो भी हम बता देते हैं। लोअर लिमिट होती है ये जो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है, और अपर लिमिट होती है ये ऊपर वाली, जैसे यहाँ पे n है। तो देखिए जी, लोअर लिमिट जो है ना वो 0 की बजाय हमने 5 बनानी है, उन्होंने हमसे कहा है कि इसको 5 बनाएं। तो ये जो k इज़ इक्वल टू 0 है ना, ये आपने इधर साइड पे लिख लिया k इज़ इक्वल टू 0। अब हमें 0 की जगह क्या लेकर आना है, 5 लेकर आना है। तो हम खुद से यहाँ पे 5 प्लस कर देते हैं। अगर एक साइड पे ऐड कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी ऐड करते हैं। मैथ्स का रूल होता है ना कि अगर आप एक साइड पे कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी करना होता है। तो हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 0 + 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 5k, और यहाँ पे k + 5। तो इस k + 5 को हमने एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं j, ठीक है, क्योंकि ये दो यहाँ पे आ गए ना हमारे पास नंबर्स, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं j, कोई भी दे दें, a b c कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे j लिख दिया। तो लोअर लिमिट हमने 5 बना ली। अब अगर लोअर चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली अपर भी चेंज होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ हम एक को चेंज करें। अगर लोअर चेंज हुई है तो अपर भी चेंज होगी। तो अपर हमारी क्या है, n, और किसकी लिमिट थी, k की, तो हम लिखते हैं k इज़ इक्वल टू n। अब हमने क्योंकि अपर लिमिट फाइंड करनी है तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। k की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखें, हमने ये जो k + 5 था उसको क्या कहा, वो इक्वल टू j है, यानी ये जो k + 5 है वो इक्वल टू j है। तो अब यहाँ से अगर हमने k की वैल्यू निकालनी है तो ये +5 हो रहा है, इधर आके j में से माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या निकली, j - 5। तो हम इस k की जगह पुट कर रहे हैं जी j - 5, और ये -5 जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो j की अपर लिमिट हमारे पास क्या आ गई, n + 5। तो ये लिमिट्स पहले हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे समेशन एज इट इज़। अब इस k की जगह हमने क्या लिख देना है, j। लोअर लिमिट हमारी 5 आई है और अपर लिमिट हमारी n + 5 आई है। तो ये हमने लोअर और अपर लिख ली, आगे जो साइन है वो एज इट इज़। और अब इस k की जगह भी हमने j लिखना है, क्योंकि हम लिमिट्स j की फॉर्म में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ भी फंक्शन में j होना चाहिए, k नहीं होना चाहिए। तो k की जगह क्या पुट करेंगे, ये जो हमने अभी k की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ना, j - 5, वो इस k की जगह आपने पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें तो आपको जो आंसर्स दिए हैं, वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आता है ना इस तरह का, तो आपने इतना ही बस काम करना है। लेकिन अगर MCQ में हमें फिर वो ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ता है ना, तो ऑप्शंस में उन्होंने देखें सारे k की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी साइन k - 5k वाइल k गोज़ टू दिस। तो हमने j नहीं लिखना, हमने इसको k लिखना है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं j को बाय k। तो इधर इस j की जगह भी k आ जाएगा। लिमिट्स वगैरह नहीं छेड़नी आपने, वो वैसे ही रहेंगी क्योंकि वो हम सेट कर चुके हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। सिर्फ हमने j को रिप्लेस कर दिया k से, और ये जो j है उसको भी रिप्लेस कर दिया k से। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन k - 5, लोअर लिमिट 5 आई और अपर लिमिट n + 5। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है यहाँ से, k - 5 वाले दो है ना, a है और d है। तो इन दोनों में से देखें कि लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट n + 5 हमारी a ऑप्शन के अंदर आ रही है। सो ये a जो हुआ है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस तरह का ना शॉर्ट अक्सर पेपर में आ जाता होता है। तो ये आप ध्यान से इसको दोबारा से समझ लें। अगर समझ नहीं आई तो उसके अलावा लेक्चर में भी एक एग्जांपल है इस तरह की, तो वो भी अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू सेकेंड पार्ट 2 यानी सेकेंड स्क्वायर x प्लस x पार्ट 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इट। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले तो हम इसका करेक्ट फाइंड करते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फंक्शन मैंने इधर लिख लिया, फंक्शन हमें ये दिया हुआ था सेकेंड स्क्वायर x प्लस x पार्ट 3। अब जब हमने इसका इंटीग्रल लेना है, यानी इसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसे पता चला ऊपर तो नहीं बताया, लेकिन ऑप्शंस देखें तो सब में उन्होंने कहा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपने उसका इंटीग्रल लेना है या इंटीग्रेशन करनी है। तो f(x) की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10x, और जो x पार्ट 3 है इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 ऐड होगा, और उसी जो सेम पावर आएगी 4 आएगा ना यहाँ पे, तो उस 4 के साथ आपने डिवाइड भी कर देना होता है। और साथ में जब भी इंटीग्रेशन हम ओपन करते हैं तो कांस्टेंट c जो है वो हम ऐड करते हैं। इस c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 100 200 कुछ भी हो सकता है। 10x एज इट इज़, इसकी पावर्स ऐड कर दी हमने, 3 + 1 4 ओवर 4 प्लस c। अब मैंने जैसे आपको बताया कि c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो 10x प्लस x4/4 आंसर हमारा आया है। इसमें भी देखें 10x प्लस x4/4 है, इसमें भी 10x
प्लस x4/4 है, इसमें भी 10x प्लस x4/4 है। फ़र्क क्या है, इसमें 12 है, इसमें 10 है और इसमें 15 है। मैंने आपको बताया कि हम साथ में c ऐड करते हैं ना, c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, c की वैल्यू 12 भी हो सकती है, c की वैल्यू 10 भी हो सकती है और c की वैल्यू 15 भी हो सकती है, यानी ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, एक और तरीका भी है इनको चेक करने का, आप इन तीनों का डेरिवेटिव लें। 10 का सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, इसका एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 10 सेकंड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव भी लें तो सेकंड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव भी लें तो सेकंड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यानी ये फंक्शन जो है इन तीनों का डेरिवेटिव लेने से आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये तीनों ठीक हैं। इनमें से उन्होंने पूछा नॉट ट्रू, तो इनमें से हम नन ऑफ दीज कहेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 cos x इज़। आपने बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो हम दोबारा से अपनी शीट पे चलते हैं और देखें जी, फंक्शन है हमारे पास 2 माइनस 7 cos x और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके साथ अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 होगा। और 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, x होती है, इसको ज़ीरो नहीं कर देना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है लेकिन इंटीग्रेशन जो है उसके साथ हम x लगा देते होते हैं, तो 2 के साथ x आ जाएगा, -7 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर cos x की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो sin x आती है, और जब इंटीग्रेशन ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं, साथ में प्लस c करते होते हैं, तो 2x - 7x प्लस c। तो यहाँ से देखें जी, ये 2x - 7x प्लस c, 2x - 7x प्लस 100, 2x - 7x माइनस 100, यहाँ पे c है, यहाँ पे c की वैल्यू 100 है, यहाँ पे c की वैल्यू -100 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं, ऑल चॉइसेस आर ट्रू। नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f of x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इन द इंटरवल 0 pi इज। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, साइन एक्स का। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने डेरिवेटिव लेना होता है फंक्शन का, उसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। f of x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। f of x का डेरिवेटिव f डैश x होता है और जो डेरिवेटिव है ना उसको हमने इक्वल टू रखना होता है 0 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है पेपर में, और MCQs तो लाजमी आता है कि आपने अगर किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो उसका रूल ये है कि आप डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल टू 0 रख दें। तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस तो एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और इक्वल टू 0, यानी हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो माइनस cos x आया, उसको हमने इक्वल टू 0 रख दिया। अब यहाँ से माइनस जो है वो दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो x फाइंड करना है, cos जब दूसरी साइड पे जाएगा तो cos इन्वर्स हो जाएगा, तो 0 का जब आप cos इन्वर्स लेते हैं दैट इज़ 90 डिग्री। और इसको अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करें, क्या मेथड होता है रेडियंस में कन्वर्ट करने का, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर देगा π/2 का। ठीक है, तो ये π/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। आपने 5 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होता है, तो 5x प्लस c। तो c उन्होंने यहाँ पे वैसे नहीं लगाया तो c की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हमने 5x यहाँ पे चूज़ कर लिया। नेक्स्ट है जी, इफ़ अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल a b सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ रॉलिस थ्योरम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इट। रॉलिस थ्योरम को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, रॉलिस थ्योरम में क्या था, हमने पढ़ा था कि हम a पुट करें फंक्शन के अंदर तो भी आंसर 0 आए, b पुट करें तो भी आंसर 0 आए, तो फिर क्या होता है कि इनके दरमियान इसका जो डेरिवेटिव है वो किसी एक पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, वो हमारी रॉलिस थ्योरम की ये स्टेटमेंट थी ना। तो यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर ये रॉलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, या उसकी सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हालांकि रॉलिस थ्योरम में मैक्सिमम वैल्यू का कोई जो है वो जिक्र नहीं है, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू का जिक्र है, बल्कि उसमें तो उन्होंने सिर्फ आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया है कि अगर फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पे 0 है तो उसके डेरिवेटिव जो है वो भी इसी के अंदर, यानी उसका डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 होगा वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो नन ऑफ दीज, यानी इसकी स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ से नन ऑफ दीज चूज़ करना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्विज हमारा स्टार्ट हो चुका है। इफ़ n गोज़ फ्रॉम 1 to 3 एंड द समेशन ऑफ NA। अच्छा, ये ना 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको ज़रा गौर से देख लेना आप लोगों ने। कहते हैं इफ़ n जो है वो क्या है, जा रहा है 1 से 3 तक,
यानी n की जो लोअर लिमिट होगी 1 होगी और अपर क्या होगी 3 होगी। और समेशन है किसका, एन ए का। पहले ये वाली साइड हम लिख लेते हैं कि एन ए का हमने समेशन लेना है और उसमें लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है। तो ये हम लिख लिया हमने जी, ये देखें एन ए का हमने समेशन लिया, उसमें एन की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक लेकर जानी है 3 तक लेकर जानी है। अब इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, कहते हैं इक्वल है ये किसके, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 1 की इंटीग्रेशन, ठीक है, और किस इंटरवल पे 0 1 पे। तो आपने ए फाइंड करना है, तो 1 की इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम 1 इंटीग्रल, और उसकी जो उन्होंने लिमिट्स दी थी वो 0 से 1 थी, यानी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। अब जब आपने समेशन खोलना होता है तो हमने n की वैल्यू पुट करनी होती है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1, तो 1 इंटू ए आ जाएगा। फिर 2 पुट करें, 2 इंटू ए 2a, फिर 3 पुट करें तो 3a। तो हमने सिर्फ 3 तक जाना है, हमने उससे ऊपर नहीं जाना। तो 1a प्लस 2a प्लस 3a इज़ इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन हम ऊपर भी देख चुके हैं क्या होती है, x होती है। साइड पे आपने लिमिट्स लगा दी 0 से 1। अब a प्लस 2a प्लस 3a करें तो ये 6 है आ जाता है, इज़ इक्वल टू, इसमें आपने अपर लिमिट पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने का तरीका पता है ना आप लोगों को, अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट जो है यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास 1, तो x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, माइनस लगा के इसकी जगह लोअर लिमिट पुट करें दैट इज़ 0। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, और यहाँ पे 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हमने ये फाइंड करना है ना, तो दूसरी साइड पर जाके उसको डिवाइड कर दें। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/6। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे, जाग जाएँ ज़रा, सोना थोड़ी है मैथ में हमने, ऐसी नहीं समझ आती। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने पीछे भी देखा कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, पावर साइड पे आ जाती है और उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाता है। और अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो 2x इज इक्वल टू 0, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखने से जो वैल्यू मिलती है हमें वो क्रिटिकल पॉइंट होती है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट है, सब डिवाइड द इंटरवल 0 1 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड देन द विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल विल हैव लेंथ। ये भी रिपीट हुआ है 2-3 दफ़ा इस तरह का MCQ, कि आपके पास जो है एक इंटरवल है, ठीक है, और उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आपने उसके जो हिस्से बनेंगे ना, यानी उसके सब इंटरवल्स बनेंगे, उसकी विड्थ बतानी है कि कितनी होगी। तो उसके लिए ना एक फार्मूला होता है, डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। ठीक है, ये भी आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, ये हम यूज़ करते हैं विड्थ ऑफ इंटरवल फाइंड करने के लिए। तो बी क्या होता है, ये इंटरवल दिया हुआ है ना आपको 0 1, तो पहली वैल्यू ए की होती है, दूसरी बी की होती है। तो बी में से ये माइनस करना है, यानी 1 में से 0 हमने माइनस कर दिया, और नीचे एन होता है कि कितने इंटरवल्स बनाने हैं आपने। तो उन्होंने हमें कहा था कि हमने 2 इंटरवल्स में इसको डिवाइड करना है, तो हमने एन की जगह 2 लिख दिया, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से कह दिया कि जो इंटरवल की विड्थ होगी वो कितनी होगी 1/2। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 ऑन द इंटरवल 0 3 देन एफ हैज़ नो रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा ड्यू टू। अगर आप देखें मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आप याद करें ना, तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि इंटरवल क्लोज होना चाहिए, फिर उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमें इंटरवल क्या दिया गया, ओपन दिया गया है, तो हम कहेंगे कि ये क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलर पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 0 2। ये वैसे ही है, पीछे हमने अभी जैसे पार्टीशन की थी ना 2 हिस्सों में, तो 0 और 2 को भी हमने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। देखें हर ऑप्शन में आपको 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें भी देखें 1 2 3 4, यानी हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए पहले तो हमें विड्थ पता होनी चाहिए ना उसकी, कि हर हिस्से की विड्थ कितनी होगी, हर सब इंटरवल की विड्थ कितनी होगी। तो विड्थ का पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए ओवर एन, ये भी हमने ऊपर भी देखा था। तो हमें इंटरवल जो दिया है वो 0 2 है, यानी बी की वैल्यू 2 है और ए की 0 है, और कितने हिस्सों में हमने उसको डिवाइड करना है, हर ऑप्शन में हमने देखा हमें 4 हिस्से दिए हुए हैं, तो हमने 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। 2/4 करें, कटिंग करके 1/2 आता है, और पॉइंट्स में अगर करना चाहें तो वो 0.5 आता है। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है,
स्टार्ट कहाँ से करना है आपने कि देखें हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 0, तो हमने 0 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और इंटरवल की विड्थ कितनी आई है 0.5, ठीक है। पता कैसे चला 0 है, क्योंकि इंटरवल देखें ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 0 से ही वैल्यू अपनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगी पहली वैल्यू हमारी 0 और इंटरवल की विड्थ है 0.5, यानी 0 में हमने 0.5 प्लस कर देना है। जब हम 0 में 0.5 प्लस करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी पहला इंटरवल हमारा यहाँ पे बन गया 0 से 0.5 तक का। अब ये जो 0.5 है, ठीक है, वो अगले की पहली वैल्यू बन जाएगी और 0.5 में आपने फिर इसकी विड्थ जो 0.5 है वो ऐड कर देनी है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा इंटरवल आपने अब 1 से स्टार्ट करना है और उसमें 0.5 ऐड कर देना है जो इसकी विड्थ है, तो वो 1.5 बन जाएगा। और फिर चौथा इंटरवल आपने 1.5 से स्टार्ट करना है और उसमें जो विड्थ है 0.5 वो ऐड कर दें तो वो 2 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंटरवल्स आ रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। 0 से 0.5, फिर 0.5 से 1, फिर 1 से 1.5, फिर 1.5 से 2। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रल ऑफ 5/2 इज़। 5/2 का इंटीग्रल क्या होगा, तो देखिए हमने इंटीग्रेशन लेनी है 5/2 की। 5/2 करें तो वो 25 आ जाता है और 25 कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लेना है, अंदर रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो हमारा आंसर आ जाएगा 25x, ठीक है। नेक्स्ट है जी इफ़ n गोज़ फ्रॉम, ये भी उसी तरह का हमारा क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पीछे किया है। इफ़ n गोज़ फ्रॉम 1 to 4 एंड द समेशन ऑफ NA, ठीक है, कि NA का आपने समेशन लेना है और n की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक है 1 से 4 तक है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया कि NA का हमने समेशन लिया और n की वैल्यू 1 से 4 तक है। अब दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो कहते हैं कि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या लिखना है आपने, मैक्सिमा ऑफ e पर x इन द इंटरवल -e0। अब हमने पहले तो e पर x का मैक्सिमा फाइंड करना है इस इंटरवल पे, फिर उसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। देखें फंक्शन मैंने लिखा पहले और इंटरवल भी लिख लिया। अब देखें मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट लेना होता है और एंड पॉइंट्स लेने होते हैं, तीनों को बारी बारी हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमा या मिनिमा आता है। तो देखें अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो ई पर एक्स का डेरिवेटिव ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, तो वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ई पर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ई पर एक्स ही होगा और एक्स का अलग से लेंगे तो 1। तो ई पर एक्स का डेरिवेटिव ई पर एक्स है और डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करके निकालते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट। तो ई पर एक्स को जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी नंबर की जब पावर किसी भी नंबर की जब पावर एक्स होती है तो वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 1 हो सकता है लेकिन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ हमने एंड पॉइंट्स को चेक कर लेना है इन दोनों को पुट करके। तो एंड पॉइंट इसका पहला है -e, ठीक है। तो हमने f ऑफ -e फाइंड करना है, तो इस x की जगह हमने -e पुट कर दिया। तो e पर -e जो है, e की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 2.7 समथिंग, ठीक है। तो 2.7 की पावर में -2.7 लें, या अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी e पर -e लिखें तो वो 0.065 आंसर देता है। और दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास 0 है तो हमने f ऑफ 0 फाइंड किया, तो इस x की जगह हम 0 पुट करेंगे। किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम वो होता है जो बड़ी वैल्यू है, तो 0.0 तो छोटी है ना, 1 बड़ी वैल्यू है, यानी मैक्सिमा और ऑफ ई पर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस साइड पे समेशन को हम वैसे ही ओपन करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करें तो a, 2 पुट करें तो 2a, 3 पुट करें 3a और 4 पुट करें 4a। हमने 4 तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं 4 + 3 7 + 2 + 1 तो 10a बन जाता है, इधर 1 है। और a की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10। ये हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x/3 इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। आपने बताना है कि जो x/3 है, ठीक है, उसकी इस इंटरवल पे आपने बताना है कि रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्रिटिकल पॉइंट पे, या सिर्फ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या उसकी जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। तीनों चीज़ें देखिए उन्होंने क्रिटिकल पॉइंट पे पूछी हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं ना, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब f ऑफ x किसकी इक्वल है, x/3 के इक्वल है। ये देखें f ऑफ x इज इक्वल टू x/3। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि डेरिवेटिव लें और उसको 0 के इक्वल पुट करें। तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 3x², उसको हमने पुट कर देना है 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 3 पहले जाके डिवाइड होगा, फिर वो 0 हो जाएगा, फिर अंडर रूट लेंगे तो वो भी 0 आएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया 0,
ठीक है। अब हमने देखना है कि इसकी रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या होता है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसके एंड पॉइंट्स तीनों को बारी बारी हमने फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेते हैं f(0), तो 0/3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -1 पुट करें तो -1/3 करेंगे तो -1 ही आएगा, और 2/3 करें तो वो 8 आता है। अब इन तीनों में से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -1, तो ये मिनिमम हो गई, और सबसे बड़ी कौन सी है, 8, तो ये मैक्सिमम हो गई। यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट कर रही है, -1 और 2 पे। क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट 0 था ना, उस पर ना तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है, ना ही इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें हमने नन ऑफ दीज चूज़ करना है, ठीक है, कि क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी ना तो मिनिमम वैल्यू ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो नीचे लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने एंड तक देखी है, ठीक है। आप लोग मेरे ज़रा लॉयल व्यूवर्स हैं। अच्छा जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।